आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि आपने अपना पीएफ क्लेम अप्लाई किया था और आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट में आपका क्या रीजन दे रहे हैं कि नॉट एलिजिबल करके दे रहे हैं, या दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन अप टू डेट इज 11/2024 नॉट एलिजिबल फॉर दिस पैरा, और आगे दे रहे हैं नॉट एलिजिबल फॉर इनसफिशिएंट बैलेंस। जबकि आपकी पीएफ की पासबुक में आपका पैसा पड़ा हुआ है, आपका पैसा है पीएफ का, मगर जब पैसे क्लेम कर रहे हैं तो आपका लिख के आ रहा है कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर बैलेंस। तो आपको फिर आज की वीडियो में जानेंगे कि क्या ऐसी प्रोसेस करनी होगी जिससे आपका क्लेम पास हो जाए, और आपको क्या आगे स्टेप फॉलो करने होंगे जिससे आपको ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर कभी ना आए। तो दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो भी जरूर कर लीजिए। आपका कोई भी समस्या होगी तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां में बात कर सकें। ठीक दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। दोस्तों सबसे पहले आपको जब क्लेम रिजेक्ट हो रहा है तो आपको अपनी पासबुक में चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? जो रीजन दिया है इन्होंने कि आप इस पैरा के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज आपका इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो जो मेंबर आईडी है वो मेंबर आईडी थी लास्ट में 5978। तो यहाँ देख सकते हैं 5978 की मेंबर आईडी है, यहाँ देखेंगे। और इसमें जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो 1,12,447 रुपए पड़े हुए हैं, मगर फिर भी ये कह रहा है कि आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट किया जा रहा है, आपके में बैलेंस नहीं है। तो दोस्तों इसके सोल्यूशन के लिए आपको पहले अपनी पासबुक को ओपन करना होगा। तो पासबुक को जब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ बैलेंस दिखा देगा कि आपके करंट में कितना बैलेंस है इस मेंबर पासबुक में। तो 1,12,447 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको पासबुक में देखना है इन्होंने क्या कहा है। पहले हम क्लेम ऑप्शन पे जाते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो क्लेम ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लेम में इन्होंने क्या किया है। रिजेक्ट वाले ऑप्शन में देखेंगे, जो आपके क्लेम रिजेक्ट होते हैं वो यहाँ दिखेंगे। ये कह रहे हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन अप टू डेट 11/24 नॉट एलिजिबल फॉर दिस पैरा। ये कह रहे हैं जो आपके नवंबर 2024 में कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। अब हम पासबुक देख लेते हैं इसी मेंबर आईडी में। तो यहाँ पे जो पासबुक मेंबर आईडी में देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे इनको जो पीएफ का पैसा जमा हुआ है ये हुआ है मई 2024 का, हुआ है 4/11/2024 में। मतलब मई के बाद जो इनका पैसा जमा हुआ है वो हुआ है 4 नवंबर 2024 के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से जो अक्टूबर का जमा हुआ है वो हुआ है 18/11/2024 के लिए। मतलब मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये नवंबर आ गई। इतने महीने के गैप के बाद इनका पीएफ जमा हुआ और यहाँ पे अक्टूबर का जमा किया। मतलब इन्होंने मई के बाद अक्टूबर के बाद पैसा जमा किया है। मई से जो अक्टूबर के बीच में जो मंथ आ रहे हैं, 5-6 मंथ आ रहे हैं, उनमें इनका पैसा जमा नहीं हुआ है। जब इन्होंने ये क्लेम किया तो क्लेम के द्वारा यही कहा गया इनका कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो आपका बीच का गैप है पीएफ जमा करने का वो कहाँ है, वो इसी चीज के लिए रिजेक्ट कर रहे हैं, वो इसी चीज के लिए क्लियरिफिकेशन मांग रहे हैं। तो आपको दोस्तों करना क्या होगा, इसके 2 सोल्यूशन है। अगर आपने जॉब छोड़ दी है, ठीक है, तो फिर आपको इसमें जो बीच के मंथ है उतने एनसीपी डेट, नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड, इनको बढ़वाना होगा। ठीक है, इसमें ये होगा कि आप कंपनी में नहीं थे, आपने कंपनी छोड़ दी थी आपका। तो आपको इसमें क्या दिखाना होगा कि आप कंपनी में तो ज्वाइन थे मगर आपने 4-5 महीने जॉब नहीं की है। इस टाइम पे आपका पर्सनल रीजन था, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है घर में, इस वजह से आपने ड्यूटी अटेंड नहीं की, आपको पैसा नहीं दिया गया, आपको आपका विदाउट पे रहा। ठीक है, तो इस टाइम पे आपके एनसीपी डे बढ़ जाएंगे, जिससे नॉन। दोस्तों जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड बढ़वाने की, वो आप कहाँ देख सकते हैं, क्या होते हैं नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड। तो आप क्या करेंगे, आप सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे। जैसे आप सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ऑप्शन, यहाँ दिखेंगे आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया इस कंपनी में, ये दिखेगा आपको 6 साल 6 महीने। ठीक है, इस टाइप से दिखेगा। ठीक, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी पहली बार कब हुई थी, ये हुई थी 17/7/2017 के लिए। ये है टोटल एनसीपी डेज कितने हो गए, आपकी जो कंपनी है जितनी भी, ये हो गए 96 डेज। ऐसे आपको यहाँ दिख जाएंगे। आपको कंपनी में अंदर आपको देखना है कि आपके अंदर कंपनी में कैसे डे देखने हैं। तो देखोगे आप कंपनी की आप मेंबर आईडी दिखेगी और इसके आगे दिखेंगे एनसीपी डेट 15 दिन। ठीक है, एनसीपी डेज 0 डे, एनसीपी डे 19 डेज, एनसीपी डेज 62 डेज। ठीक, तो इस टाइप से आप अगर ये कंट्रीब्यूशन पीरियड में ये डेट बढ़वा लेते हैं तो आपका ये क्लेम हो जाएगा। इस प्रकार से आप एनसीपी डे को भी बढ़वा सकते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं तो आपका ये पैसा निकल जाएगा। ठीक, दूसरी चीज ये होगा कि अगर आपका पैसा जमा नहीं हुआ है कंपनी की तरफ से मगर आपने जॉब की है तो आपको फिर दूसरा रास्ता ये अपनाना होगा। कंपनी से आपको बात करना होगा कि सर मेरा जो क्लेम है वो रिजेक्ट किया जा रहा है, कि इस बीच में आपका पैसा जमा नहीं हुआ। वो यही क्लियरिफिकेशन मांग रहे हैं कि बीच के टाइम का पैसा आपका क्यों नहीं जमा हुआ। मई से लेके अक्टूबर के बीच के मंथ है उनका पैसा यहाँ जमा होगा। जैसे कि इन्होंने मई का जमा किया है 4 नवंबर के लिए और अक्टूबर का जमा किया है 18 नवंबर के लिए, मतलब 14 दिन बाद दोबारा पीएफ का कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है। तो इस प्रकार से आप अपने
पीएफ का कंट्रीब्यूशन जमा करवा देंगे, आपका पैसा ये निकल जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आप अपने पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे, ठीक है। मगर इन्होंने जो दूसरा रीजन दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा रीजन में क्या देखेंगे, क्लेम रिजेक्ट ऑप्शन में जाएंगे। जो पहला दिया है कंट्रीब्यूशन अप टू डेट टिल 11 नवंबर 2024 नॉट एलिजिबल फॉर दिस पैरा, ये ऑप्शन तो आपको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। मगर जो दूसरा दिया नॉट एलिजिबल फॉर इनसफिशिएंट बैलेंस, ये क्या होता है, ये आपका बैलेंस तो है मगर इसमें क्या होता है, जब भी आपका कोई भी क्लेम रिजेक्ट होता है तो एक सिंगल रीजन नहीं देते, ये 2 रीजन एटलीस्ट देते ही है। तो पहला रीजन है वो आपका ओके रीजन है, यही इसी रीजन पे आपको काम करना है। मगर जो दूसरा रीजन है ये एक सिस्टमेटिक होता है, जनरेटेड हो जाता है, कभी कभी इनसफिशिएंट बैलेंस देता है और कभी कभी फादर नेम डिफर करके भी देता है। तो आपको जब भी काम करना है, जो भी आपको सुधार करना है, वो आपको हमेशा पहले रीजन को देखकर ही करना है, दूसरे को आपको इग्नोर कर देना है। अगर आपके में ये बैलेंस है तो ये आपको इनसफिशिएंट बैलेंस का ऑप्शन नहीं ध्यान रखना है, आपका बैलेंस है। अगर फादर नेम डिफर आता है ऑप्शन दूसरा वाला, मगर आपका फादर नेम ठीक है, तब भी आपको दूसरे ऑप्शन को नहीं नोटिस करना है, फर्स्ट रीजन को ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना करेक्शन कर पाएंगे, अपना पैसा निकाल पाएंगे, ठीक है। दोस्तों आपको ये वीडियो कितनी महत्वपूर्ण लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपका इस संबंधी कोई भी सवाल हो, कोई भी हमारे लिए सुझाव हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। फेसबुक पर हमें मनोज ज्ञान सर्च कीजिएगा, हमारा आ जाएगा फेसबुक पेज, या हमसे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं। दोस्तों हम मिलते हैं इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और आपने अभी हमें तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। और हम मिलते हैं इस प्रकार की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।